इस वीडियो में हम देशी रियासतों के एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। देशी रियासतों के एकीकरण से संबंधित एक वीडियो पहले हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने देशी रियासतों के बारे में सामान्य जानकारी, पटेल द्वारा किए गए प्रयास और रियासतों के विलय से संबंधित दो प्रमुख दस्तावेज जो तैयार किए गए थे, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इनके बारे में हमने जानकारी प्रदान की थी। उसमें हमने ये भी अध्ययन किया कि 15 अगस्त 1947 तक भारत की लगभग रियासतें भारतीय संघ में मिलने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन तीन बड़े ऐसी रियासतें थी जिनका मिलना अभी भी तय नहीं हुआ था और उनके विलय की भारतीय स्वतंत्रता के समय के नेताओं के लिए एक बड़ा संकट था। वे रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद थी। आज इस वीडियो में हम उनसे आगे का अध्ययन करेंगे। कश्मीर की समस्या और समाधान और उसका विलय। आज के लेक्चर में हम कश्मीर का विलय किस प्रकार हुआ, कश्मीर के विलय में क्या समस्याएं थी, इसका हम अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, 15 अगस्त 1947 के कश्मीर की यदि हम स्थिति देखते हैं तो निम्नलिखित प्रकार से हैं। वहाँ शासक कौन थे, वहाँ का दीवान कौन था, वहाँ की जनसंख्या की संरचना कैसी थी, ये देखना महत्वपूर्ण है। तो तत्कालीन कश्मीर की स्थिति यदि हम देखें तो वहाँ लगभग 77% जनसंख्या मुस्लिम थी। यूँ हम कह सकते हैं कि वहाँ अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी या बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थी। अब प्रतिशत को लेकर अलग अलग किताबों में अलग अलग तथ्य हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लगभग 75% पॉपुलेशन कश्मीर की मुस्लिम थी। यदि हिंदू देखें तो 20% के आसपास थे। सिख एवं बौद्ध लगभग 2.77% के आसपास थी। तो ये जनसंख्या का संरचना ये बताती है कि वहाँ जनसंख्या की दृष्टि से मुस्लिम बहुसंख्यक थे। कश्मीर का शासक हरि सिंह थे, जो एक हिंदू थे और डोगरा वंश से थे। कश्मीर पर काफ़ी लंबे समय तक डोगरा वंश के लोगों का शासन रहा। हरि सिंह भी डोगरा वंश का ही एक शासक था। कश्मीर के मुख्यमंत्री मेहरचंद महाजन थे, जो हिमाचल निवासी थे। कालांतर में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर सुशोभित होते हैं। कश्मीर का तत्कालीन सबसे प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, जिसके संस्थापक शेख अब्दुल्ला थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला थे। कश्मीर का तत्कालीन रियासत का क्षेत्रफल देखें तो लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर कश्मीर रियासत का क्षेत्रफल था। अब हम ये देखते हैं कि वास्तव में कश्मीर के विलय में समस्या क्यों आई। जैसा हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ और 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हुआ, तो उनमें यह ऑप्शन दिया गया था कि देशी रियासत भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी में भी विलय हो सकती हैं, और यदि उनको ऐसा लगता है कि उन्हें स्वतंत्र रहने की इच्छा है तो वे स्वतंत्र भी रह सकती हैं। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में था। तो कश्मीर के शासक हरि सिंह की भी ये इच्छा थी कि वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करे। इसलिए 15 अगस्त 1947 तक उसने भारत और पाकिस्तान दोनों में ही विलय की इच्छा नहीं जताई, अर्थात वह दोनों में ही विलय का इच्छुक नहीं था। लेकिन जम्मू कश्मीर का जनांकीय स्वरूप चूंकि बहुसंख्यक मुस्लिम था, इसलिए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ये मानते थे कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का अधिकार होना चाहिए। इसलिए उनका प्रारंभ से ये प्रयास था कि किस प्रकार कश्मीर पाकिस्तान के अधिकार में आए, और उसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार के प्रयास भी किए। और इस प्रयास के अंतर्गत उन्होंने कश्मीर पर अटैक करने की कोशिश की, जिसके क्या परिणाम होंगे वो हम आगे देखेंगे। तो प्रारंभ में कश्मीर के शासक हरि सिंह की न पाकिस्तान और न ही भारत दोनों में ही विलय की इच्छा नहीं थी, अर्थात वह स्वतंत्र रहने का इच्छुक था।
लेकिन पाकिस्तान की नज़र शुरू से ही एक बहुसंख्यक मुस्लिम रियासत होने से हड़पने की थी। जब प्रारंभ में कश्मीर ने स्वतंत्र रहने का प्रयास किया तो पाकिस्तान ने आर्थिक दबाव लगाकर कश्मीर को अनाज, नमक, पेट्रोल, केरोसिन आदि आवश्यक सामग्री भेजना बंद कर दिया। तो भी हरि सिंह झुकने को तैयार नहीं हुआ, तो पाकिस्तान ने अन्य सहारे लेने प्रारंभ कर दिए। यदि हम कश्मीर की लोकेशन देखें तो कश्मीर एक भू आबद्ध क्षेत्र है, अर्थात समुद्र से उसके किनारे टच नहीं है। इसलिए कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से एक तरीके से पृथक हो गया कि किस प्रकार वह व्यापार करे। इसलिए प्रारंभ में उसके जो क्षेत्र थे कश्मीर तक पहुंचने के, वो वर्तमान पाकिस्तान से होकर थे। इसलिए प्रारंभ में हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया आवागमन के साधनों के लिए, लेकिन पाकिस्तान उनके माध्यम से हड़पना चाहता था। लेकिन हरि सिंह के ऊपर जब रास्ते बंद किए, अनाज भेजना, पेट्रोल भेजना जब बंद कर दिया, तो पाकिस्तान के नीति निर्माता ये महसूस करते थे कि इन प्रकार के दबावों से कहीं ना कहीं हरि सिंह पाकिस्तान में मिलने के लिए बाध्य हो जाएगा। लेकिन हरि सिंह पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो पाकिस्तान ने अन्य माध्यम अपनाने शुरू किए। कश्मीर पर कबायली छापेमारों का आक्रमण। चूँकि जम्मू कश्मीर एक बड़ी रियासत थी, वर्तमान जो गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, कश्मीर है, धीरे धीरे गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान ने भड़काना शुरू किया और उनको पाकिस्तान में मिलने के लिए दबाव बनाया। कई छद्म सहारों का सहारा लिया। तो अक्टूबर 1947 की बात है। उत्तरी पश्चिमी जो सीमा प्रांत है वहाँ कबायली जनजातियाँ रहती हैं, उन लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके हरि सिंह के खिलाफ युद्ध करने के लिए उनको भेज दिया। और इस कबायली सेना का नेतृत्व अकबर खान नामक एक व्यक्ति कर रहा था। इसलिए 22 अक्टूबर 1947 को अटैक प्रारंभ शुरू होते हैं कश्मीर पे कबायली छापेमारों के द्वारा, जिनका नेतृत्व अकबर खान कर रहे थे और अकबर खान को पाकिस्तानी सेना का समर्थन प्राप्त था। पाकिस्तानी सेना से समर्थन प्राप्त करके कबायली सेना लगातार श्रीनगर की ओर बढ़ रही थी। अनेक जगह पर इन लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किए। लोगों के साथ डकैती, बलात्कारी का एक निर्मम दृश्य इतिहास में देखने को नहीं मिलता। ऐसी घटनाएं उस समय श्रीनगर से पूर्व के जो क्षेत्र हैं वहाँ देखने को मिलती हैं। धीरे धीरे कबायली सेना पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त करके श्रीनगर के पास पहुँचने वाली थी, तो हरि सिंह ये सोचने के लिए मजबूर हो गया कि भारत में विलय होना उचित है और भारत में विलय हुए बिना कश्मीर को अपने अधिकार में रखना संभव नहीं है। इसलिए कश्मीर के मुख्यमंत्री मेहरचंद महाजन ने उनको सुझाव दिया कि भारत के साथ हमें मिलना चाहिए। तो कुछ शर्तों के साथ उन्होंने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त की। तो जैसे ही कबायली आक्रमण हुआ तो हरि सिंह ने भारत से सहायता की अपील की, लेकिन भारत सरकार ने मना कर दिया। भारत सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन से सलाह ली, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि इंटरनेशनल लीगल सिस्टम के अनुसार भारत तब तक कश्मीर को सैन्य सहायता नहीं दे सकता जब तक कि लिखित रूप में कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन जाए। तो भारत सरकार ने अपनी मंशा बताई कि जब तक आप भारत में विलय नहीं होते हैं तब तक हम आपकी सैन्य सहायता नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि धीरे धीरे कबायली आक्रमण श्रीनगर के समीप पहुंच चुके थे, इसलिए भारत सरकार से सहायता लेने के लिए कश्मीर के मुख्यमंत्री मेहरचंद महाजन ने 26 अक्टूबर 1947 को नेहरू से मुलाकात की और सैनिक सहायता का अनुरोध किया। लेकिन नेहरू ने पहले विलय की शर्तें रखी, लेकिन नेहरू उस समय तक कश्मीर को सहायता देने के लिए तैयार नहीं हुए, तब तक कि राज्य के मुख्य राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने नेहरू को ये आश्वासन नहीं दिया कि राज्य में संवैधानिक शासन की शर्त पर वह और उसका दल कश्मीर को भारत में सम्मिलित किए जाने के पक्ष में हैं।
जिन्ना कैसे भी चाहता था कि पाकिस्तान का विलय, पाकिस्तान में कश्मीर का विलय हो जाए। इस बात के लिए वो लगातार ये कह रहा था कि चूँकि कश्मीर एक अल्पसंख्यक मुस्लिम रियासत है और उसका स्वाभाविक रूप से मिलन पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यक जनता कश्मीर थी और एक ऐसा व्यक्ति कश्मीर में मौजूद था जो मुस्लिम भी था और अल्पसंख्यक मुस्लिम जनता में वो लोकप्रिय भी था। इसलिए कहीं ना कहीं नेहरू के मन में ये थी कि यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला को आगे बढ़ाया जाए तो समस्याओं का हल हो सकता है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को यदि राज्य का मुख्यमंत्री आगे बनाया जाता है विलय के पश्चात, तो हो सकता है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या शेख अब्दुल्ला को स्वीकार कर लेगी और हिंदू जो लोग हैं वो तो स्वतः ही स्वीकार कर लेंगे। इसलिए विलय संबंधी यदि जनमत संग्रह के आधार पर भी विलय का निर्णय होगा तो शेख अब्दुल्ला के समर्थन में मुस्लिम जनता भी वोटिंग करेगी। ऐसा मानकर शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। शेख अब्दुल्ला उस समय कश्मीर घाटी के सबसे प्रसिद्ध नेता थे, इसलिए नेहरू का ऐसा सोचना वाकई में गलत नहीं था कि यदि एक ऐसे व्यक्ति को प्रेजेंट किया जाए जो दोनों धर्मों के लोगों को समर्थन में ले सके, तो इस बात के लिए शेख अब्दुल्ला को उन्होंने आगे बढ़ाया और शेख अब्दुल्ला के साथ भी उसने ये प्रावधान किया, ये शर्त रखी कि उसका दल कश्मीर को भारत में मिलने के लिए तैयार करेगा या किए जाने के पक्ष में वो लिखित में ऐसा देगा। तो 26 अक्टूबर को इस प्रकार विलय पत्र पर कश्मीर के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय हुआ, लेकिन धीरे धीरे कश्मीर के ऊपर श्रीनगर के ऊपर कबायली आक्रमण होने वाला था। तो परिस्थिति को भांपते हुए नेहरू ने सैन्य सहायता देने का प्रस्ताव जो था उसको स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही 26 अक्टूबर को हस्ताक्षर हुए, यदि आपसे पूछा जाता है कश्मीर का विलय कब हुआ, 26 अक्टूबर 1947। अगले ही दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हुई। श्रीनगर को कबायली लोगों से मुक्त करवाया, लेकिन भारतीय सेना ने चूंकि थोड़ा लेट आक्रमण किया तो कश्मीर के एक काफी हिस्से पर कबायली सेना का अधिकार हो गया। लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे पाकिस्तान का अधिकार हो गया। उसके बाद युद्ध विराम हुआ और युद्ध विराम के माध्यम से ये तय हुआ कि जिस क्षेत्र पे जिनकी सेनाएं हैं तब तक उनको वहीं पे रोका जाए। तो तत्कालीन कश्मीर को देखने पे लगभग 35,000 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र पे पाकिस्तान का अधिकार रहा, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, और शेष हिस्से पर जो लगभग 2/3 था उस पर भारत का अधिकार रहा, जिसको भारत अधिकृत कश्मीर कहा जाता था। अब धीरे धीरे कश्मीर की समस्याएं बढ़ती जा रही थी। कश्मीर का सॉल्यूशन किस प्रकार किया जाए, चूँकि उस समय सबसे प्रसिद्ध नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला थे, इसलिए नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनाने का निर्णय लिया। इसलिए कश्मीर के लिए एक अस्थायी संकटकालीन सरकार बनाएगी। 31 अक्टूबर 1947 को अस्थायी संकटकालीन सरकार बनाएगी और इसके प्रमुख नेता के रूप में शेख अब्दुल्ला को स्वीकार किया गया। 1 नवंबर 1947 को मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में चला जाता है। इसके बाद वार्ताओं का दौर प्रारंभ होता है। 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन और जिन्ना के मध्य लाहौर में कश्मीर को लेकर चर्चा शुरू हुई। 2 नवंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की घोषणा की कि जम्मू कश्मीर का विलय जनमत संग्रह के आधार पर होगा, और ऐसा सोचने का आधार मुख्य रूप से शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में बनाई गई सरकार थी, क्योंकि उस समय कश्मीर घाटी के सबसे लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला थे। तो नेहरू को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि जब जनमत संग्रह होगा
तो शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में बहुमत आएगा और बहुमत के आधार पर यदि कश्मीर का विलय होता है तो ऐसे कदमों का स्वागत होना चाहिए। ऐसा मानना बिल्कुल सही था। भारत सरकार ने माउंटबेटन की सलाह पर 31 दिसंबर 1947 को मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजने के लिए तैयार हुआ। यूएनओ में फिर अगली कार्रवाई होती है। अप्रैल 1948 को यूएनओ का जम्मू कश्मीर पर संकल्प प्रस्ताव पारित हुआ तथा यूएनओ ने अगस्त 1948 में इस समस्या के समाधान के लिए 5 राष्ट्रों के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र आयोग की नियुक्ति की। इसमें इंग्लैंड को भी शामिल किया, लेकिन इंग्लैंड ने शामिल होने से मना कर दिया। लंबी वार्ताओं का दौर यूएनओ में चला। लंबी वार्ता के पश्चात दोनों पक्ष 31 दिसंबर 1948 को सीज फायर के लिए तैयार हुए और इसमें अंतिम शर्त रखी गई कि कश्मीर का विलय भारत या पाकिस्तान में जनमत संग्रह के आधार पर होगा। ऐसा तय हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर की जो स्थिति थी उनका निरीक्षण किया और दोनों पक्षों को युद्धबंद करने को कहा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर पर अपना निर्णय 1951 में सुनाया कि क्या होना चाहिए। पहला उसमें था कि पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेनाएं हटाएगा तथा कबायली और गैर कश्मीरियों को भी कश्मीर से हटाने का प्रयास करेगा। अंतिम शर्त तो ये रखी गई थी कि कश्मीर का विलय जनमत संग्रह से होगा, लेकिन जनमत संग्रह कब होगा उससे पूर्व कुछ शर्तें रखी थी। उनमें पहली शर्त थी कि पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेनाएं हटाएगा, कबायली और गैर कश्मीरियों को भी कश्मीर से हटाने का प्रयास करेगा ताकि वोटिंग को प्रभावित नहीं करे और लोग स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने मतदान व्यवहार को प्रकट कर सकें। द्वितीय, सेनाओं द्वारा खाली किए गए क्षेत्रों का शासन प्रबंध स्थानीय अधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग की देखरेख में करेंगे। जिन क्षेत्रों पे सेनाओं का अधिकार है उन क्षेत्रों को खाली कराने के बाद वहाँ पे स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और वो संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग की देखरेख में काम करेंगे। तृतीय, जब ये 2 शर्तें पूरी हो जाए तो संयुक्त राष्ट्र आयोग भारत को सूचित करेगा कि आप भी समझौते के अनुसार अपनी अधिकांश सेनाओं को श्रीनगर से हटा लेंगे। जब ये 2 कदम हो जाएंगे तो तीसरा कदम भारत उठाएगा, अपनी अधिकांश सेना वहां से हटा लेगा। चौथा, अंतिम समझौता होने पर भारत युद्ध विराम की सीमा के अंदर उतनी ही संख्या में सैनिक रखेगा जितने की स्थानीय अधिकारियों को शांति एवं व्यवस्था को कायम रखने के लिए आवश्यक होंगे। इन सिद्धांतों के आधार पर दोनों पक्षों की वार्ता के बाद 1 जनवरी 2019 को दोनों देश युद्ध विराम के लिए सहमत हुए। ये लाइन वापस लिखी गई। अंतिम 4 इन पॉइंट के बाद में 5वां ये था कि यदि ये शर्तें पूरी हो गई, इसके बाद में विलय का निर्णय जनमत संग्रह के माध्यम से होगा। ये पैराग्राफ पुनः लिखा गया। अब जनमत संग्रह के लिए ये शर्तों की चूंकि पालना हुई नहीं, तो जनमत संग्रह के लिए एक अमेरिकी नागरिक ज्येष्ठ निमित्त थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने चूंकि ऊपर की जो 2 शर्तें थी वो पाकिस्तान को पूरी करनी थी, इसलिए पाकिस्तान ने अपनी सेना वहाँ से हटाई नहीं और उसके बाद जनमत संग्रह कभी हुआ नहीं। अब कश्मीर के लिए संविधान सभा बनाने का क्वेश्चन आया तो जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान निर्माण हेतु जनता द्वारा प्रभुत्व संपन्न 1951 में संविधान सभा का निर्माण हुआ और इसकी पहली बैठक 31 अक्टूबर 1951 को हुई और उस संविधान सभा ने 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय की घोषणा की, उसको सहमति दी। जैसा नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय इस प्रकार के लिए आश्वासन दिया हुआ था, तो शेख अब्दुल्ला ने सहमति दी संविधान सभा के माध्यम से 6 फरवरी 1954 को। फिर भारतीय जो संविधान था, मूल संविधान, उसमें भी जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी संक्रमणशील कुछ प्रावधान किए गए। इस हेतु अनुच्छेद 370 जोड़ा गया, जिसको हाल ही में राष्ट्रपति ने 5 अगस्त 2019 को एक लिखित आदेश पर इनको हटा दिया है। तो जम्मू कश्मीर के लिए 370 अनुच्छेद में जो प्रावधान थे, वो जो विशेष प्रावधान थे,
उनको हटा दिया गया है। 17 नवंबर 1957 में राज्य में पृथक संविधान को स्वीकार किया गया, जम्मू का पृथक रूप से संविधान बना और 26 नवंबर 1957 को संविधान को लागू कर दिया गया। उसी डेट को लागू किया गया 26 नवंबर को, जिस समय भारत का मूल संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। 26 जुलाई 1957 को गुलाब बख्शी मोहम्मद को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री वजीर-ए-आजम कहा, उसको शपथ दिलाई और युवराज करण सिंह को दूसरी अवधि के लिए निर्विरोध राष्ट्रपति, जिसको सदर-ए-रियासत चुना गया। करण सिंह महाराजा हरि सिंह के पुत्र थे कि जब 1957 के अंतर्गत गुलाम मोहम्मद को वजीर-ए-आजम और हरि सिंह के पुत्र करण सिंह को वजीर-ए-रियासत राष्ट्रपति चुना गया, तो वहाँ के संविधान के अनुसार वहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद रखे गए। इस प्रकार हमने ये जम्मू कश्मीर के विलय की कहानी हमने देखी है। मुख्य रूप से यहाँ के शासक के बारे में और विलय कब हुआ इनके बारे में पूछा जाता है। शासक हरि सिंह थे, डोगरा वंश के थे। यहाँ के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन थे। कबायली अटैक 22 अक्टूबर 1947 को हुआ। 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय की घोषणा की और 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल प्रावधान 370 को हटा दिया।